हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है डे 11 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम्स 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। आज एक ऐसे टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप लंबे समय तक याद न रख पाने की समस्या से निजात पाएंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने पर्सनली अपने स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई किया है और इसका बेनिफिट भी मुझे मिला है लॉ सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करने में। कौन सी ऐसी टेक्निक है, तो आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग इन स्टडीज। विद दिस यू कैन अनलॉक योर ब्रेन्स फुल पोटेंशियल। देखिए, जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, वो है आंसर राइटिंग। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप राइटिंग को अपने प्रिपरेशन के अलग अलग स्टेजेस में यूज़ कर सकते हैं और उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने ब्रेन की कैपेसिटी को एनहेंस करने में। राइटिंग के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहला है साइंस ऑफ राइटिंग। थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग के पीछे का साइंस क्या है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। थर्ड विल बी बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग। फोर्थ विल बी यूजेस ऑफ राइटिंग एंड फिफ्थ विल बी टिप्स टू राइट। अब ये जो राइटिंग की बात आज हम पूरे वीडियो में करने वाले हैं, ये सिर्फ एग्जाम में लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम ओवरऑल राइटिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे लिखना आपके स्टूडेंट लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अलग अलग स्टेजेस के दौरान। आइए सबसे पहले जानते हैं साइंस ऑफ राइटिंग के बारे में। देखिए, हमारा पढ़ाई लिखाई, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का काम है और वो है ब्रेन। ब्रेन यूज़ करता है हमारे अलग अलग सेंसेस को इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, और अलग अलग सेंसेस के माध्यम से जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देने का काम, ये एक्शन करवाने का काम करता है ब्रेन। तो ये राइटिंग के पीछे का साइंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहला, जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम राइटिंग करते हैं तो किसी भी इंसान का जो दिमाग होता है, उसके 3 फेजेस या 3 पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला है मोटर कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। क्या है ये शब्द? तो देखिए, मोटर कॉर्टेक्स एक ऐसा हिस्सा होता है ब्रेन का जो मूवमेंट में मदद करता है। विजुअल कॉर्टेक्स वर्ड्स को देखने में मदद करता है और हिप्पोकैम्पस मेमोरी स्टोरेज को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं जब हम लिखते हैं। तो जब हम किसी बुक को उठाते हैं, पेन पकड़ते हैं या किसी भी प्रकार का मूवमेंट करते हैं, तो उसमें मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं अपनी आँखों के माध्यम से, तो हमारा ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। और जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो हिप्पोकैम्पस जो है वो एक्टिवेट होता है, मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती है जब हम लिखते हैं, क्योंकि लिखने में आप मूवमेंट कर रहे हैं, लिखने के लिए आप देख रहे हैं और इन सब के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जो आप अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। ये सारा कुछ एक साथ काम करता है। इसके बाद थर्ड है राइटिंग इंप्रूव्स एनकोडिंग एंड रिटेंशन। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप लिखने का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ना एक बहुत ही बोरियत वाला काम है। यही कारण है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो देखना पसंद करते हैं। ऑडियो बुक्स हो गया या वीडियो बुक्स हो गया, ये सबको वो सुनना और देखना पसंद करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से जब आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग आपके एनकोडिंग का मतलब होता है समझने की प्रक्रिया को इम्प्रूव करता है, और लिखने से चूंकि आपके ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, आपको बेहतर रिटेंशन में भी मदद मिलती है। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ राइटिंग के ऊपर और इसके साइंस के बारे में, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग की क्या अहमियत है वो डिस्कस करना। फोर्थ है कि जब भी हम लिखते हैं बेटा, तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में
चीज़ें स्टोर हो जाती है, हमारे दिमाग में एक मसल मेमोरी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है राइटिंग का। जब हम लिखते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, एक्टिवेट होती है, जिससे कि चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। सो वी कैन से दैट राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग अ पेन, इट इज़ अबाउट एक्टिवेटिंग योर ब्रेन्स मोस्ट पावरफुल लर्निंग सिस्टम। इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। भाई लिखना क्यों ज़रूरी है? अभी तो हमने समझा कि साइंस क्या है राइटिंग का, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड राइटिंग, दैट राइटिंग एक्टिवेट्स मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग? तो देखिए, पहला है इट ट्रांसफॉर्म्स पैसिव लर्निंग इनटू एक्टिव लर्निंग। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में रिविजन टेक्निक में खास करके आपको बताया था, आप पैसिव रिकॉल के बजाय एक्टिव रिकॉल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्या मतलब है इसका, पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग का? जब आप बुक उठाते हैं और सीधा पढ़ते चले जाते हैं, आप एक समय पे काफ़ी बोरियत महसूस करेंगे, लेकिन जब आप उन चीज़ों को पढ़ने के बाद लिखेंगे तो आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। मतलब आपने जो पढ़ा वो पैसिव लर्निंग था, और जब आप उसको रिट्रीव करके लिखेंगे तो वो एक्टिव लर्निंग में तब्दील हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग इज दैट इट ट्रांसफॉर्म्स द पैसिव लर्निंग इनटू एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है इंप्रूव्स द रिटेंशन एंड रिकॉल। जैसे मैंने कहा कि लिखने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, और जब आप एग्जाम में याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद आ जाएगी एज कंपेयर टू पढ़ी हुई चीज़ें। देखिए, मैंने क्लास 11th से लेकर किसी भी क्लास में हमेशा नोट्स लिखाया है। पिछला जो मैंने ऑफलाइन का बैच लिया था CS एग्जीक्यूटिव का, उसमें भी मैंने सारे लॉ के सब्जेक्ट्स को बच्चों को क्लास में ही लिखवाया था। हर एक चीज़ डिक्टेट करके बोर्ड में लिख के समझाया था, जिससे कि उन्हें चीज़ें बेहतर ढंग से और लंबे समय तक याद रहती है। जब मैंने फीडबैक लिया बच्चों से कि बेटा क्या प्रिंटेड नोट्स देना और प्रिंटेड नोट्स देना ज़्यादा बेनिफिशियल है या क्लास में ही डिक्टेट करके लिखवा के समझाना ज़्यादा बेहतर है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लिखवा के समझाने को प्रायोरिटी दी एज़ कम्पेयर टू प्रिंटेड नोट्स। क्योंकि बच्चे के पास जब प्रिंटेड नोट्स हो जाता है तो वो पैसिव लर्निंग करता है, एक्टिव लर्निंग नहीं कर पाता है। इसीलिए जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है और रिकॉल करने में भी ज़्यादा बेहतर ढंग से मदद मिलती है। तीसरा है बिल्ड्स क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूं, और आप चाहे तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं। जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो और आप कंफ्यूज्ड हो, आप क्या कीजिए, आप एक पेन पेपर लीजिए और सारे थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जब थॉट्स आपके दिमाग में था तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और अनक्लियर थे, लेकिन जैसे ही आपने पेन पेपर निकाला और लिखने के लिए आप बैठे, लिखने के बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों से रिलेटेड, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उन चीज़ों से रिलेटेड। तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा कि जब भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो, स्ट्रेस्ड हो, आप एंग्जाइटी से भरे हो, या आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, आप एक बार उन सारी चीज़ों को लिख दीजिए। आप देखिएगा कि आपको कितनी ज़्यादा क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग मिलती है लिखने के बाद। अब समझते हैं कि लिखने के फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग। तो देखिए, एज अ स्टूडेंट, पहला है कि ये मेमोरी स्ट्रेंथन करता है, दूसरा कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। देखिए, जब आप लिखते हैं ना, तो जो चीज़ आप लिख रहे हैं बस उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो देखते देखते आप किसी दुनिया में, ख्यालों में खो जाएंगे, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ लिखते हैं। इसीलिए जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। ये कोई बनी बनाई बातें या बुक से पढ़ी हुई बातें नहीं है बेटा, ये सारी वो बातें हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई की है, और यही कारण है कि जो भी मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, ये सब मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। थर्ड बेनिफिट है इट एनहेंसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। देखिए, जब भी आप कोई थियरी पढ़ते हैं या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आप काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रटने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक समय के बाद ना तो वो याद रहता है, ना तो वो समझ आता है, और अगर एक बार समझ भी आ गया है तो कुछ समय के बाद आप उसे भूल जाते हैं। जब आप लिखते हैं ना किसी चीज़ को,
तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक का बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे याद कीजिए, जब मैंने आपको डे 2 या याद नहीं कौन से डे पे मैंने लिया था, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्लियर CAFM, याद होगा आपको। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैंने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को कैसे मास्टर किया। हमारे समय में एक कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, नया सब्जेक्ट था, कभी नहीं पढ़ा था हमने, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबराते भी थे उस सब्जेक्ट से। तो मैंने क्या किया, जो भी न्यूमेरिकल सर क्लास में कराते थे उसे घर आके मैं एक बार दोबारा लिखता था, देख के लिखता था, ठीक है। इससे मुझे समझ में आता था, इससे मुझे रिकॉल होता था कि मैंने क्लास में क्या पढ़ा, और लिखते समय मुझे ये भी मुझे रिकॉल होता था कि सर ने ये पॉइंट लिखाते समय या ये एडजस्टमेंट लिखाते समय क्या एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद मैं दोबारा उसे बिना देखे प्रैक्टिस करता था, जिससे मुझे ये समझ आता था कि जो मैंने क्लास में देखा वो कितना मुझे रिकॉल हो पाया। और तीसरी बार जब मैं उसे लिखता था तो मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हो जाते थे कि वो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दूसरे प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता था तो मैं उसे बना लेता था इजीली। इसीलिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके सामने आए तो उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं राइटिंग के माध्यम से। अगला है बेटा, इट रिड्यूसेस एग्जाम फियर, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको लिखना ही है ना, आपको बोलना तो है नहीं, आपको वाइवा तो नहीं देना, आपको ओरल एग्जाम तो नहीं देना, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, लिखना ही है एग्जाम में। जितना ज़्यादा आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके मन से लिखने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में लिखने का ही तो डर होता है कि जब हम लिखने बैठेंगे क्या हमको चीज़ें याद आएंगी, जब हम लिखने बैठेंगे तो क्या चीज़ें बेहतर ढंग से हमारे दिमाग में बैठेंगी, जब हम लिखने के लिए बैठेंगे तो क्या हमारे दिमाग में वो सारे पॉइंट्स याद आएंगे जो हमने कभी ना कभी पढ़ा है। तो जितना ज़्यादा आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन लिखेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम का डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस स्पीड से लिख रहे हैं। दूसरा, स्पीड में लिखते समय क्या आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक है भी या नहीं है। तो जब भी आप लिखें तो आप अपने हैंडराइटिंग, देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आया था। तो क्लास 3 तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी और 4 से मैं इंग्लिश मीडियम में स्विच किया था। तो मेरी इंग्लिश में हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब थी, और हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें टास्क दिया था कि हर दिन हमें एक ए से 5 बार लिखना है। उस समय लगता था यार क्या बोरियत टास्क है ये, कुछ भी दे देते हैं, लेकिन हर दिन एक ऐसे को 5 बार लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई। आज मेरे आंसर राइटिंग सेशंस को जब बच्चे देखते हैं, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे देखते हो, तो उनके मन से एग्ज़ाम का डर हट जाता है, क्योंकि मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन बताया कि आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है। ये मेरे अंदर स्किल कैसे आई, क्योंकि बचपन में इतना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए थे हम कि हमारे मन से एग्ज़ाम फियर हट गया, हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो गई, और एग्ज़ाम में चीज़ों को, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आ गया। आगे हम बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ राइटिंग की। देखिए, कैसे आप अपने स्टूडेंट या अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टेज में लिखने का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो है ड्यूरिंग द स्टडी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक टॉपिक पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर का एक छोटा सा आप नोट्स बना सकते हैं, या माइंड मैप्स बना सकते हैं, या फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देखिए, मेरे नोट्स जो होते हैं वो मोस्टली फ्लो चार्ट के फॉर्म में होते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझसे किसी भी क्लास में पढ़ा होगा, अगर उनके पास मेरे नोट्स होंगे तो आप देखेंगे कि सारे नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में ही होते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं आप छोटे छोटे ऐसे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप रिवीजन के समय उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बेटा आफ्टर स्टडी। एक बार आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, उसके बाद आती है बारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से आप स्ट्रक्चर देते हैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को कि कैसे लिखना है। तीसरा आता है ड्यूरिंग रिवीजन। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप कुछ समरीज क्विकली बना सकते हैं, कुछ एक्रोनिम्स बना सकते हैं, सब हेडिंग्स को लिख सकते हैं। तो आप लिखने का जो यूज़ है वो ड्यूरिंग द स्टडी, आफ्टर द स्टडी, ड्यूरिंग द रिवीजन, तीनों समय में कर सकते हैं।
इसके बाद चौथा आता है एग्ज़ाम्स के लिए आपको कैसे करना है। तो देखिए, आप एग्ज़ाम्स के जो आप टेस्ट वगैरह देते हैं ना, टेस्ट सीरीज़ आप देते हैं, उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप अपने ड्यूरिंग द स्टडी, आफ्टर द स्टडी और ड्यूरिंग द रिविजन के जो लिखे हुए चीज़ें हैं उसको ही आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, या टेस्ट सीरीज़ में आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो लिखने के ये सारे यूजेस हैं, ड्यूरिंग द स्टडी फॉर नोट मेकिंग, आफ्टर द स्टडी फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड ड्यूरिंग द रिविजन फॉर क्विक समरीज और एक्रोनिम्स। अगला है बेटा टिप्स टू राइट इफेक्टिवली। कैसे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो आप जो भी आपके ओरिजिनल नोट्स हैं, जो आपके क्लास नोट्स हैं या आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, मॉड्यूल है, अगर आप उसे एज इट इज़ लिखते हैं तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। आपको पढ़ी हुई चीज़ों को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, खुद के शब्दों में लिखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका दिमाग की जो मसल मेमोरी है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका दिमाग एक मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, पढ़ी हुई चीज़ों को अपने शब्दों में लिखने का, अपने शब्दों में सोचने का, और उसके बाद आप लिखेंगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। सो ट्राई टू राइट द थिंग्स विच यू हैव रेड इन योर ओन वर्ड्स। सेकेंड थिंग इज यूज बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग एंड फ्लो चार्ट्स। जितना ज़्यादा आप पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर्स को, उतना आपको याद रहेगा। और सबसे बेहतर ये होता है कि आप पॉइंट्स को अगर सब हेडिंग दे दें तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन चूंकि हम विजुअल प्रेजेंटेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसीलिए जब आप फ्लो चार्ट के माध्यम से किसी भी नोट्स को बनाते हैं, लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। अगला है बेटा, शॉर्ट आंसर्स डेली लिखें। 5 से 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको लिखना ज़्यादा बेहतर ढंग से आ रहा है। हालांकि ये आज मतलब 60 डेज़ की अगर हम बात करें, 5 से 10 मिनट काफ़ी कम है। आप 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का समय निकाल सकते हैं लिखने को। नेक्स्ट है कि जैसे आप अगर आपने कभी मुझसे ऑफलाइन क्लास पढ़ा होगा तो मैं हमेशा नोट्स काफ़ी खूबसूरत बनाने के लिए कहता हूँ। मैं 3 पेन का इस्तेमाल करवाता हूँ हमेशा बच्चों को, ब्लैक फॉर हेडिंग, blue for writing the contents, and red for underlining or using it for heading और सब headings। तो देखिए, जब आप 3 कलर के पेन यूज़ करते हैं नोट्स लिखने में तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, बेहतर याद रखती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक एंड वाइट और कलरलेस थिंग्स। ठीक है। इसके अलावा आप सेक्शंस के इस डेफिनेशंस के लिए कलर कोड्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया, मैं ऊपर की 4 चीज़ें यूज़ करता था और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो इसी तरीके के और कंटेंट को आप मेक स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेटा, आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त आवश्यकता है। जिन भी स्टूडेंट्स को इस टाइप के वीडियोस की आवश्यकता है, आप उन्हें शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्या समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपकी समस्या के समाधान पर आ सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाके ज्वाइन कीजिएगा और आपको नोट्स, PDFs या जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।